Welcome in Team Nivana ISN Gate. Myself Kuldeep Singh Rathod. Gate 2020 All India Rank 29. Gate 2019 I secured All India Rank 478. Currently I am pursuing my MTech from IIT Delhi and also working as an online faculty on various online institutes. So guys, in my last video I am discussing about the combustion in SI engine, and now onwards I am going to discuss about the first stage of combustion. So if you didn't watch the previous video, then please go back and check out this video. On this video I discussed lots of the important concepts which will be necessary to understand this video. So let me discuss about the first stage of combustion. When the spark plug contacts the fuel in a particular area, then chemical actions begin for the fuel in these regions. Okay, तो जो हमारी स्पार्क प्लग है वो कांटेक्ट करती है अगर फ्यूल से किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर, तो हमारा जो केमिकल एक्शंस जो होगा वो स्टार्ट हो जाएगा उस फ्यूल में उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर. देन अगर हम बात करते हैं हीट इज जनरेटेड देन स्प्रेड टू द अदर एरिया ऑफ फ्लूइड एंड फ्यूल, केमिकल एक्शन बिगिन आल्सो इन देज एरियाज. ओके, तो जब हीट जनरेट होती है तो वो स्प्रेड होती है. जिस तरीके से स्पार्क पर्टिकुलर रीजन में ऑन कर हमारी जो इग्निशन है उसको स्टार्ट करती है, उसी तरीके से जो उससे हीट प्रोड्यूस होती है वो फर्दर स्प्रेड होती है अदर एरिया में, एंड देन केमिकल एक्शन जो है वो हमारा स्टार्ट होता है. देर इज राइज इन द टेम्परेचर, अपने वहाँ पे क्या होगा, राइज इन टेम्परेचर होगा ऑफ द फ्यूल. There is a propagation of the nucleus of the area in which chemical actions taking place. Okay, तो जो propagation होता है वो nucleus of the area की फॉर्म में होगा और chemical action start हो जाएगा. During the chemical action different amount of heat get stored in different area of the fuel. जो heat हमारा होता है वो different area के अंदर different proportion में वो क्या होता है, different proportion in amount में वहाँ पे store होता है. Okay, during the chemical action. Then at the end of the chemical action, if the temperature of the fuel is below the self ignition temperature, then the fuel particle remain on unburned hydrocarbon. अगर मान लीजिए एंड ऑफ द केमिकल एक्शन मतलब हमारा जो केमिकल एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है और अगर टेम्परेचर बिलो है कंपेयर टू इग्निशन टेम्परेचर, देन जो फ्यूल होगा हमारा वो अभी तक भी अनबर्न हाइड्रोकार्बन की फॉर्म में होगा एंड इन ए सर्कुलेशन विद हॉट गैसेस अंटिल एग्जॉस्ट, और वो सर्कुलेट कर जाएगा एग्जॉस्ट गैसेस के साथ में जब तक सर्कुलेट करता रहेगा अंदर ही. और अगर मान लीजिए एग्जॉस्ट गैसेस का ऑन हो गया है तो वो एग्जॉस्ट गैसेस के साथ निकल भी जाएगा. ओके, तो हम चाहते हैं कि हमें जो केमिकल एक्शन हो उसके बाद टेम्परेचर ऐसा मिले कि हमारे पास कोई भी अनबर्न हाइड्रोकार्बन ना बचे जिससे हमारा परफेक्ट कंबशन हो. ओके, देन अगर हम नेक्स्ट लाइन की बात करते हैं, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल पार्टिकल इज इक्वल टू और अबाउट द सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द एंड ऑफ केमिकल एक्शन, then there is a distribution of heat in the different area of the fuel. The temperature remains same during the heat distribution, equal amount of stored in the equal different area of the fuel, then the ignition begin for the fuel particle. Okay, तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि जब हमारा टेम्परेचर है, when the temperature of the fuel particle is equal to और above the self ignition temperature at the end of chemical action. मान लीजिए जो हमारा टेम्परेचर है फ्यूल पार्टिकल का आफ्टर द केमिकल एक्शन अगर वो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा है, देन देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट. जो हीट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा डिफरेंट एरिया ऑफ द फ्यूल के अंदर, एंड जो टेम्परेचर है वो रिमाइन सेम ड्यूरिंग द हीट डिस्ट्रीब्यूशन. और जब हमारा हीट डिस्ट्रीब्यूशन होगा उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो टेम्परेचर है वो हमारा रिमाइन सेम रहने वाला है, एंड इक्वल अमाउंट ऑफ हीट स्टोर्ड इन द इक्वल डिफरेंट एरिया ऑफ द फ्यूल. और जो हीट है वो इक्वल अमाउंट ऑफ हीट पूरे डिफरेंट एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. देन इग्निशन बिगिन, और देन वो जो हमारा इग्निशन है वो हमारा स्टार्ट होगा. तो ये परफेक्ट कंडीशन परफेक्ट कंबशन की हम बात कर रहे हैं. द टाइम टेकन फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ केमिकल एक्शन टू बिगनिंग ऑफ इग्निशन इज नोन एज द केमिकल लेग और इग्निशन लेग. ओके, तो जो टाइम होता है ना जो हमने स्पार्किंग जनरेट की और उससे हमारा केमिकल एक्शन शुरू हुआ और जो बिगनिंग ऑफ इग्निशन मतलब हमारा जो इग्निशन स्टार्ट हुआ उसमें कुछ गैप होगा, उस पर्टिकुलर टाइम को हम बोलते हैं केमिकल लेग या फिर इग्निशन लेग. ओके, फॉर ए परफेक्ट इंजन केमिकल लेग इज आल्सो नोन एज इग्निशन लेग. अगर हम फॉर पेट्रोल इंजन केमिकल लेग इज आल्सो नोन एज इग्निशन लेग. ओके, पेट्रोल इंजन ही हमारा क्या होता है, इग्निशन लेग होता है अगर हम बात करते हैं पेट्रोल इंजन की. ओके, chemical leg is also the duration for first stage of combustion which is even known as the preparatory phase. Okay, तो जो chemical leg है वो जो duration होता है वो first stage of combustion में होता है जिसको हम preparatory phase के नाम से भी जानते हैं. Okay, अब बात करते हैं जो अगर हमारा परफेक्ट कम्बशन नहीं हो, जो हमने केसेस पढ़ा था वो हमारा परफेक्ट कम्बशन को डिस्कस कर रहा था. अब हम बात करते हैं अबनॉर्मल कम्बशन इन एसआई इंजन. ओके, तो अगर मान लीजिए अपना परफेक्ट कम्बशन नहीं होता है तो उसकी वजह से क्या पर्टिकुलर इंजन में प्रॉब्लम जनरेट होती है
हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए ये आपका एक पर्टिकुलर हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है इंडियन सिलेंडर के अंदर। तो ये हमारा प्रोपोगेशन ऑफ फ्लेम हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पे हमारी स्पार्क प्लग है और यहाँ से उसने नेसेसरी हीट एक पर्टिकुलर रीजन में स्पार्क प्लग ने गेन की, उस फ्यूल ने गेन की, देन वहाँ से जो वो एनर्जी वो चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा एंड चार्ज होगा, मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा वो सबसे दूर होगा और यहाँ पे हमारा एंड चार्ज होगा, एंड यहाँ पे हमारा क्या है फ्लेम फ्रंट होगा जो बर्न होता होता वहाँ तक पहुँच रहा होगा। ओके, तो ये पर्टिकुलर एक जियोमेट्री है। तो मैं डिस्कस करता हूँ फ्लेम फ्रंट को। ड्यूरिंग स्पार्किंग द फ्यूल पार्टिकल नियर द स्पार्क प्लग गेट्स इग्नाइटेड। ओके, तो ड्यूरिंग स्पार्किंग क्या होता है, जो फ्यूल पार्टिकल है ना स्पार्क प्लग के नियर होगा वो तो इग्नाइटेड हो जाएगा, एंड द लाइन जॉइनिंग द इग्नाइटेड फ्यूल पार्टिकल इन नोन एज द फ्लेम फ्रंट। ओके, जो लाइन है ना जो ज्वाइन करेगी सारे के सारे इग्नाइटेड फ्यूल पार्टिकल को, वो जो लाइन होती है उसको बोलते हैं फ्लेम फ्रंट। क्या बोलते हैं उसको, फ्लेम फ्रंट। ओके, अब मैं बात करता हूँ प्रोपेगेशन ऑफ फ्लेम फ्रंट। तो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट फ्लेम फ्रंट हेड फ्रंट, दिस फ्लेम फ्रंट इज रिसीव्ड बाय द नियरली फ्यूल पार्टिकल, अनदर फ्लेम फ्रंट इज फॉर्म। अब मान लीजिए एक फ्लेम फ्रंट हमारी बर्न हो चुकी है, तो जो उसके नियरेस्ट वाली जो फ्लेम फ्रंट नियरेस्ट वाली जो फ्यूल पार्टिकल है वो भी बर्न होंगे, और उससे क्या होगी एक अनदर फ्लेम फ्रंट फॉर्म हो जाएगी। एट द सेम इंस्टेंट द फ्यूल पार्टिकल इन द फर्स्ट फ्लेम फ्रंट गेट्स कम्प्लीटली बर्न, और उस केस में क्या होगा जो फर्स्ट फ्लेम फ्रंट में जो फ्यूल पार्टिकल है वो बर्न हो जाएंगे, और जो नेक्स्ट वाली जो है एक लेयर जनरेट हो जाएगी, फिर नेक्स्ट वाले बर्न हो जाएंगे, फिर उसके नेक्स्ट हो जाएगी। ये तब तक चलता रहेगा जब तक नेसेसरी हीट है लास्ट वाले जो एंड चार्ज है उसको कम्प्लीटली बर्न करने तक। इट विल देयर अपीयर दैट द फर्स्ट फ्लेम फ्रंट हैज ओनली रीच द न्यू पोजीशंस। ओके, जो फर्स्ट फ्लेम फ्रंट है वो धीरे धीरे क्या रीच कर जाती है न्यू पोजीशंस पे। द इमेजिनरी मूवमेंट ऑफ द फ्लेम फ्रंट इज नोन एज द प्रोपोगेशन ऑफ फ्लेम फ्रंट। द इमेजिनरी मूवमेंट ऑफ जो फ्लेम फ्रंट होता है ना इसी को हम जानते हैं प्रोपोगेशन ऑफ फ्लेम फ्रंट, क्योंकि हम उसको इमेजिनेशन से समझ रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि रियलिटी में वो एग्जिस्ट करती है, प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करती है, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी मूवमेंट ऑफ द फ्लेम फ्रंट। ओके, या फिर आप इसको प्रोपोगेशन ऑफ द फ्लेम फ्रंट के नाम से भी जानते हैं। अब एंड चार्ज मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया था, फिर भी मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। एंड चार्ज क्या होता है, द एयर फ्यूल मिक्सचर एंड द अदर एंड ऑफ फ्लेम फ्रंट प्रोपोगेशन इज नोन एज द एंड चार्ज। जो सबसे एंड जो स्पार्क प्लग मान लीजिए हमारी यहाँ पे थी, तो इसके जो एंड पे जो चार्जेज होंगे ना उसको हम बोलते हैं एंड चार्ज। सो सबसे दूर जो होंगे। ओके, ड्यूरिंग द फ्लेम फ्रंट प्रोपोगेशन द फॉलोइंग इवेंट टेक प्लेस फॉर द एंड चार्ज। जो ये कुछ इवेंट होते हैं फॉर एंड चार्ज के लिए। ओके, तो फर्स्ट वन है द एयर पार्टिकल नियर द फ्लेम फ्रंट गेट हीटेड एंड एक्सपेंड, दिस एक्सपेंडिंग एयर कंप्रेस द एंड चार्ज। तो जो एयर पार्टिकल होता है ना नियर द फ्लेम फ्रंट, अब देखिए जो आपको एक फ्लेम फ्रंट बन गया है तो उसके नियरेस्ट जितने भी पार्टिकल होंगे, एयर पार्टिकल होंगे, वो क्या होंगे, एक्सपेंड होंगे। तो उस एक्सपेंशन के कारण क्या होगा, जो एंड पे जो चार्ज होगा ना उस पर भी वो एक्सपेंशन पुश कर रहा होगा उसको, तो जो एंड चार्ज है ना वो क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा। देन सेकंड पॉइंट है, एज द एंड चार्ज गेट कंप्रेस द टेम्परेचर ऑफ द एंड चार्ज इंक्रीज। तो उससे क्या होगा कि अगर वो कंप्रेशन हो गया उसका ड्यू टू द जो हमारी फ्लेम फ्रंट पे जो फ्यूल पार्टिकल है उसके बर्न होने के कारण जो प्रेशर राइज हुआ वो उस एंड चार्ज को कंप्रेस करेगा, तो उससे उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। दिस इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिजल्ट इन केमिकल एक्शन बीइंग सेटअप इन द एंड चार्ज। अगर जो टेम्परेचर है वो एक लिमिट से ऊपर चला जाएगा तो वहाँ पे केमिकल एक्शन बिना किसी हीट के पहुँचने से पहले ही हो जाएगा। मतलब जो फ्लेम फ्रंट है ना वो वहाँ पे पहुँचेगी नहीं। फ्लेम फ्रंट तो अभी स्टार्ट हुई है, मान लीजिए फर्स्ट फ्लेम फ्रंट बनी, सेकंड फ्लेम फ्रंट बनी, और बीच में फ्यूल पार्टिकल एंड एयर है, लेकिन जो एंड वाला है ना वो कंप्रेस के कारण ऑलरेडी टेम्परेचर हाई कर लिया उसने, ऑलरेडी उसने क्या अपना टेम्परेचर हाई कर लिया। तो अपना टेम्परेचर हाई करने के कारण क्या होगा, उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से अगर अबव हो जाता है तो है ना, तो उससे क्या होता है कि वो टेम्परेचर ऑफ द एंड चार्ज इंक्रीज फर्दर, तो वो इंक्रीज होता रहेगा। अब देखिए ड्यूरिंग द फ्लेम फ्रंट प्रोपोगेशंस देयर इज द हीट ट्रांसफर फ्रॉम द फ्लेम फ्रंट टू द एंड चार्ज। अब क्या होता है, फ्लेम फ्रंट से एंड चार्ज पे हीट ट्रांसफर होता है, टेम्परेचर ऑफ द एंड चार्ज कंटिन्यूज टू इंक्रीज। इफ द टेम्परेचर ऑफ द एंड चार्ज बिकम इक्वल टू द सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द एंड चार्ज और अबव सेपरेट फ्लेम फ्रंट इज फॉर्म द चार्ज। अब क्या होगा, मान लीजिए जो
हमारी फ्लेम फ्रंट एक फ्लेम फ्रंट अगर हम बात करते हैं, अगर आप यहाँ पे समझेंगे स्पार्क प्लग से फ्लेम फ्रंट आ रही है, एंड एक मान लीजिए यहाँ पे जो एंड चार्ज है वो कंप्रेस हो गया, इसकी जो एनर्जी आ रही है, उसका जो प्रेशर राइज हो रहा है वो इसको कंप्रेस करा, उस कंप्रेशन के कारण मान लीजिए इसका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा ही इंक्रीज हो गया, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा इंक्रीज हो गया, तो एक डिफरेंट फ्लेम फ्रंट, इस फ्लेम फ्रंट जो आ रही है इसके अपोजिट में मूवमेंट करने लग जाएगी, एंड जब ये दोनों फ्लेम फ्रंट आपस में कोलाइड करेगी तो वो हमारी नोकिंग को जनरेट कर देता है, डिटोनेशन बोलते हैं हम उसको। इफ द टेम्परेचर ऑफ द एंड चार्ज बिकम इक्वल टू द सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ एंड चार्ज और अबव, सेपरेट फ्लेम फ्रंट इज form the charge, the two flame front move in a opposite direction and collide with another one, दिस कोलिजन इज नोन एज डिटोनेशन। तो अगर वही दोनों फ्लेम फ्रंट जो स्पार्क प्लग से आ रही है और जो एंड चार्ज से जनरेट हुई है दोनों आपस में टकरा जाती है तो उसको हम डिटोनेशन के नाम से जानते हैं। ओके, इफ द फ्लेम फ्रंट फ्रॉम द स्पार्क प्लग रीच द एंड चार्ज बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ फ्लेम फ्रंट एट द एंड चार्ज, दिस नॉकिंग विल नॉट अक्योर। अगर मान लीजिए क्या होता है कि जो फ्लेम फ्रंट हमारी स्पार्क प्लग से जनरेट हुई थी वो अगर बिना एंड चार्ज की जो फ्लेम फ्रंट है उसके फॉर्म होने से पहले ही पहुंच जाती है, मतलब ये जो हमारी फ्लेम फ्रंट थी ये पहले ही एंड चार्ज के पास पहुंच जाती है इसके फ्लेम फ्रंट के बनने से पहले, तो उस पर्टिकुलर केस में आपकी नॉकिंग होगी ही नहीं। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इस पर्टिकुलर जो डिटोनेशन या फिर नॉकिंग है इसकी डिसएडवांटेज क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू अगर नॉर्मल थ्योरेटिकल क्वेश्चन के हिसाब से, तो आपको इसको समझने का ट्राई करना है। देखिए, when the two flame front collide a high energy इज सेटअप इन द पॉइंट ऑफ कोलिजन। अगर मान लीजिए अब टू फ्लेम फ्रंट है वो दोनों आपस में टकराएगी तो हाई एनर्जी वहाँ पे बनेगी, एंड दैट कैन ट्रेवल इन एनी डायरेक्शन एट ए स्पीड ऑफ अबाउ 2500 to 500 साइकिल पर सेकेंड, और वो किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट करेगी आपके 2500 से लेके 5000 साइकिल पर सेकेंड है। दिस विल स्टार्ट पुशिंग द पिस्टन साइड वेव एट द पिस्टन इज नॉकिंग अगेंस्ट एट ए सिलेंडर। तो इससे क्या हुआ, जो पिस्टन है उस पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स ना लग के किधर भी फोर्स लगेगा, साइड में फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से पिस्टन सिलेंडर पे पुश करेगा या फिर टकराएगा। हेंस डिटोनेशन इज नोन एज नॉकिंग, इसलिए डिटोनेशन को नॉकिंग के नाम से भी जानते हैं। ड्यू टू नॉकिंग ए क्रेक कैन बी डेवलप इन द पिस्टन इन द सिलेंडर। हो सकता है कि इतना भयंकर हो उस पर्टिकुलर नॉकिंग की वजह से क्रेक जनरेट हो जाए सिलेंडर के अंदर या फिर पिस्टन के अंदर। ड्यू टू नॉकिंग ए हाई मेटेलिक साउंड इज हेard नोन एज पिंगिंग। जो हाई मेटेलिक साउंड, अगर दो मेटल, क्योंकि पिस्टन सिलेंडर पे वो जब टकराएगी तो एक हाई मेटेलिक साउंड जनरेट करेगा, हेंस डिटोनेशन इज नॉकिंग इज आल्सो नोन एज पिंगिंग, तो उसको पिंगिंग के नाम से भी जानते हैं। वाइब्रेशन आ जाएंगे जो कि काफ़ी डेंजरस है इंजन के लिए, वो भी जनरेट हो जाएंगे। एंड देयर इज लॉस ऑफ वर्क, जो कुछ वर्क है वो लॉस हो जाएगा क्योंकि वो जो फ्लूइड पार्टिकल है वो इंजन जो पिस्टन पे पावर देने के काम तो नहीं आ रहा, जबकि वो आपस में कोलाइड करके अपने एनर्जी का वेस्ट कर रहे हैं, तो वो वाला खतरा भी हमारा बन जाएगा। तो नॉर्मल कंबशन की बात करते हैं तो जो फ्लेम फ्रंट हमारा स्पार्क प्लग से जनरेट हुआ है वो एंड चार्ज तक पहुंच जाना चाहिए, ना कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पहुंच रहा है तो उसके अपोजिट में जो एंड चार्ज है उसका फ्लेम फ्रंट भी आ जाए। ओके, ये आपको ध्यान रखना है कि ये पर्टिकुलर प्रोसेस ए जो है यहाँ पे हम स्पार्किंग करते हैं और जो बी है यहाँ पे हमारा इग्निशन होता है, देन प्रेशर राइज होता है, देन वापस एक्सपेंशन होता है। ये आपको समझने की कोशिश करनी है। अगर जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया था ये आपकी है नॉर्मल कंडीशन, तो यहाँ एंड चार्ज तक आपका जो यही पोर्शन है ये पहुँच जाना चाहिए, मतलब यहाँ पे आपकी मान लीजिए स्पार्क प्लग है तो एंड चार्ज तक जो फ्लेम फ्रंट है वो पहुंच जाना चाहिए बिफोर अगर यहाँ पे जो फ्लेम फ्रंट जनरेट हो, तो ये नॉर्मल कंडीशन होगा। और अगर नॉर्मल कंडीशन नहीं होगा तो देखिए इधर से भी आएगा और जो एंड चार्ज है स्पार्क प्लग दोनों के आपस में टकराएंगे, तो इसकी वजह से जो आपके डिटोनेशन स्टार्ट हो जाएगा जो यहाँ पे जिगजैग लाइन से शो किया हुआ है। ओके, ये आपका अब नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ एडवांसिंग द स्पार्क, अब इसका हमें कुछ यूज कैसे कर सकते हैं, इसको रिड्यूस कर सकते हैं। एडवांसिंग द स्पार्क करके हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे एडवांसिंग द स्पार्क विल रिजल्ट इन मोर ड्यूरेशन ऑफ स्पार्क प्लग। अगर आप स्पार्क को थोड़े टाइम पहले ही स्टार्ट कर देंगे, मतलब पहले ही थोड़ा सा टाइम पहले उसको स्टार्ट कर देंगे तो ज़्यादा टाइम मिलेगा स्पार्किंग में। एंड द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ चार्ज विल हैव ए हायर इंक्रीज, तो उससे क्या जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो हायर इंक्रीज हो जाएगा। टेंडेंसी टॉक विल बी मोर, तो उससे टेंडेंसी जो है नोक की ज़्यादा बढ़ जाएगी। हेंस स्पार्किंग शुड नॉट बी एडवांस, तो हम कोशिश करेंगे जो स्पार्किंग है ना वो हमारी कम से कम हो। ज़्यादा स्पार्किंग से क्या होगा, प्रेशर और टेम्परेचर, स्पार्किंग का जो ड्यूरेशन वो बढ़ जाएगा और उस स्पार्किंग के ड्यूरेशन से जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो हाई इंक्रीज कर देगा। तो हाई प्रेशर के कारण एंड चार्ज पे फ्लेम फ्रंट जनरेट होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, तो नोक आने के चांसेज होंगे। तो हम चाहते हैं कि जो स्पार्क प्लग है शुड नॉट बी एडवांस, तो स्पार्क जो है स्पार्किंग है वो हमारी एडवांस ना हो। स्टेट ऑफ स्पार्किंग
शुड बी रिटार्ड फॉर मिनिमम डिटोनेशन। तो हम कोशिश करेंगे कि वो मिनिमम डिटोनेशन करे, इस तरीके की हमारी स्पार्किंग सेट हो। ओके, देन अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, डिस्टेंस ऑफ फ्लेम ट्रेवल। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द फ्लेम मस्ट बी सच दैट द टाइम टेकन इट शुड बी लेस देन द केमिकल लेग ऑफ द एंड चार्ज। अगर केमिकल लेग जो एंड चार्ज का है ना, उससे कम टाइम लगना चाहिए फ्लेम फ्रंट को वहाँ पे पहुँचने पे एंड चार्ज के लिए। फॉर दिस पर्पज द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज लिमिटेड टू 15 सेंटीमीटर। इसलिए ही हम ट्राई करते हैं कि जो डायमीटर ऑफ सिलेंडर है ना, उसको 15 सेंटीमीटर के अप्रोक्सीमेटली रखते हैं। तो बाय मेंटेनिंग द डायमीटर ऑफ सिलेंडर and increase the power such that number of extra cylinder used in petrol in diesel diameter of cylinder must be high to avoid knock। हम डीजल में भी डायमीटर ऑफ सिलेंडर हम हाई रखते हैं क्योंकि उसमें नोकिंग की टेंडेंसी थोड़ी कम है, और अगर हमें पेट्रोल इंजन से ज़्यादा पावर चाहिए तो मल्टी सिलेंडर एक्स्ट्रा सिलेंडर का यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको समझना है कि डिस्टेंस ऑफ फ्लेम ट्रेवल किस तरीके से अरेंज होती है। ओके, लोकेशन ऑफ स्पार्क प्लग। अब देखिए, द स्पार्क प्लग मस्ट बी कीप नियरेस्ट टू द सेंटर ऑफ द सिलेंडर। ऐसा नहीं कि अगर आप देखिए, अगर आपका ये सिलेंडर है और अगर हम इसको टॉप व्यू से देखते हैं तो आपकी स्पार्क प्लग नियरेस्ट टू सिलेंडर होनी चाहिए, जिससे पूरी डायरेक्शन में बराबर पूछे वो। अगर आप इसको स्पार्क प्लग को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के पोर्शन में लगा देंगे, जैसे आपने यहाँ लगा दिया, तो यहाँ का जो इंचार्ज है वहाँ पे आपका डिफरेंट फ्लेम फ्रंट जनरेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे उसको लोकेशन ऑफ स्पार्क प्लग जो रखें नियरेस्ट टू द सेंटर ऑफ सिलेंडर रखें, एंड हेड अवे फ्रॉम द इनलेट वाल्व। और जो इनलेट वाल्व है उससे हेड जो है स्पार्क प्लग का वो थोड़ा डिफरेंस हो। ओके, उसमें थोड़ा डिफरेंस हो, इसलिए हम वी शेप के जो है ना हेड यूज करते हैं। जनरली हम देखें, हम जब पढ़ते हैं तब हम ऐसा पढ़ते हैं, लेकिन जनरल एप्लीकेशंस में जो सिलेंडर का हेड रखते हैं वो कुछ हम ऐसा रखते हैं, यहाँ पे हमारा स्पार्क प्लग, यहाँ पे इनलेट वाल्व और यहाँ पे आउटलेट वाल्व। लेकिन जब हम पढ़ रहे होते हैं थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में, जब हम यहाँ पे इनलेट वाल्व एंड यहाँ पे स्पार्क प्लग का यूज कर रहे होते हैं। ओके, देन इंजन स्पीड। इंक्रीजिंग द स्पीड विल रिजल्ट इन टर्बुलेंस बीइंग सेट अप, द फ्लेम फ्रंट विल ट्रेवल टू फास्टर इन ऑल डायरेक्शन, डिटोनेशन विल बी मिनिमम। अगर आप एक पर्टिकुलर इंजन की स्पीड को इंक्रीज करते हैं तो उससे टर्बुलेंस बढ़ेगा, ज़्यादा अमाउंट ऑफ फ्यूल आएगा, एयर आएगी, तो उससे क्या कि जो फ्लेम फ्रंट होगा ना वो फास्टर ट्रेवल करेगा और डिटोनेशन की कंडीशन रुक जाएगी। देन एयर फ्यूल रेशियो की बात करें, सी इक्विवेलेंस रेशियो पर डिटेल। हमने इक्विवेलेंस रेशियो में एयर फ्यूल रेशियो क्या होगा वो हमने डिस्क्राइब किया लास्ट वीडियो में, जाके आप उसको चेक कर सकते हैं। और रेटिंग ऑफ फ्यूल, तो उसके लिए मैंने ऑक्टेन नंबर डिटेल में डिस्कस किया था लास्ट वीडियोज़ में, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं कि ऑक्टेन नंबर हमें किस रेंज में रखना चाहिए। जैसे जनरली हम 70 से 80 रखते हैं ऑक्टेन नंबर पेट्रोल इंजन में, जिससे हमारी नोकिंग कम से कम हो। ओके, तो ये आपको समझना है। और इक्विवेलेंस रेशियो में मैंने 3 पर्टिकुलर केसेस पढ़ाए थे, एक बार लेस देन 1, एक बार 1.1 से 1.3, एक बार ग्रेटर देन 1.4, तो उस वाले केस में जाके आपको समझ सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपका कंबशन इन एसआई इंजन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कंबशन इन सीआई इंजन कंप्लीट करूंगा, वो आपका लास्ट वीडियो लेक्चर्स होंगे, 1 और 2 लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, होप गाइज यू एंजॉय दी लेक्चर्स, एंड इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी देन सर्च लाइफ मेंटर कुलदीप सिंह राठौड़ on my Facebook ID, and you can also text me on my WhatsApp number 9649945374 regarding your any type of preparation query. Good luck guys, see you soon in next video.